Welcome everyone to Learn Medicine by Dr. Nikita, and as we discussed, we'll be solving more questions from your GPAT examination papers and साथ के साथ हम उसका एक डिस्क्रिप्शन भी समझते जाएंगे कि why this answer is the right one. तो if you can see in this question, ये आपका first question ये कहता है vigabatrin produces anti-epileptic effect, right? थ्रू। अब अगर आप इसके ऑप्शंस देखते हैं तो ये काफी सिमिलर है। तो ये मोस्टली तरीका होता है जब आपको व्हेन यू आर वेरी नियर टू द राइट आंसर तो सामने डायरेक्ट आंसर नहीं रखा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर जो बहुत ही सिमिलर है, जैसे हमें एंटी एपिलेप्टिक से एक बात समझ में आती है कि अगर कोई चीज एपिलेप्सी को ट्रीट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं गाबा का उसमें रोल होगा, क्योंकि गाबा क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एंड विगाबैट्रिन क्योंकि एपिलेप्सी को ट्रीट कर रहा है तो गाबा से क्या रोल है उसका। तो पहला ये कहता है पोटेंशिएटिंग गाबा मीडिएटेड न्यूरोनल इनिबिशन बाय डिप्रेसिंग गाबा ट्रांसपोर्टर्स। तो दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट ये गाबा ट्रांसपोर्टर पे कुछ फंक्शन कर रहा है जो कि गाबा को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट मॉडिफाइंग साइनैप्स रिलीज ऑफ ग्लूटामेट या गाबा बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक साइनैप्टिक प्रोटीन। तो यहाँ पे कुछ बाइंडिंग की बात हो रही है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, गाबा की रिलीज की बात हो रही है। थर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट इनिबिटिंग गाबा ट्रांसएमिनेस एंजाइम, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर थर्ड है, क्योंकि जो विगाबैट्रिन है वो ट्रांसएमिनेस एंजाइम पे ही एक्ट करके उसके रिलीज को इनिबिट करता है। एंड लास्ट इज पोटेंशिएटिंग पोस्ट सिनेप्टिक गाबा रिसेप्टर इफेक्ट। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन एंड वील डिस्कस हाउ इट इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू दिस वन, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका राइट आंसर क्यों है। जो विगाबैट्रिन है, विगाबैट्रिन को हम सैब्रिल भी बोलते हैं, इट इज मार्केटेड एज आल्सो कॉल्ड एज सैब्रिल। तो विगाबैट्रिन का जो मेन फंक्शन है वो है गाबा ट्रांस एमिनेस को इनिबिट करना। गाबा ट्रांस एमिनेस एक एंजाइम है, राइट। तो गाबा ट्रांस एमिनेस एंजाइम को ये क्या करता है, इट इज इनिबिटिंग दिस एंजाइम। और किस तरह से इनिबिट कर रहा है, इरिवर्सिबली। मतलब इसके एक्शन को आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हो कि अगर इन केस कहीं पे किसी वजह से गाबा ट्रांस एमिनेस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो विगाबैट्रिन का रोल फेल हो जाएगा। सो नो। अब हम ये देखते हैं कि गाबा ट्रांस एमिनेस को ये इनिबिट कर रहा है, तो गाबा ट्रांस एमिनेस का रोल क्या था। तो गाबा ट्रांस एमिनेस एक्चुअली इनिबिट करता था गाबा के रिलीज को। कैसे इनिबिट करता था, उसको डिग्रेड करके। ये क्या करता था, गाबा को डिग्रेड करता था। डिग्रेडेशन, केमिकल डिग्रेडेशन मतलब ब्रेकडाउन। तो अगर कोई भी केमिकल मोइटिक आप केमिकल ब्रेकडाउन कर देंगे तो फिर वो एक्शन शो नहीं करेगा। और गाबा क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ गाबा। गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को, अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि विगाबैट्रिन गाबा ट्रांस एमिनेस को इनिबिट करता है, तो गाबा ट्रांस एमिनेस अब गाबा के डिग्रेडेशन को कॉज नहीं कर पाएगा। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनडायरेक्टली विगाबैट्रिन क्या कर रहा है, गाबा के रिलीज को बढ़ा रहा है, राइट। इट इज इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ गाबा इन द ब्रेन। हाउ, क्योंकि जो एंजाइम गाबा को डिग्रेड कर रही थी, विगाबैट्रिन ने उसको क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया गाबा ट्रांस एमिनेस को, राइट। गाबा ट्रांस एमिनेस को इसने इनिबिट कर दिया। एंड जब ये इनिबिट हो गई तो ये एंजाइम अब गाबा को टारगेट नहीं कर सकती, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्रेन में बढ़ जाएगा। और गाबा क्योंकि एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मैं इसको इनिबिटरी INT लिख देती हूँ, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या है, लेट्स डिस्कस। यहां जैसे ये ब्रेन है सपोजिंगली, तो ब्रेन में क्या हो रहा है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन क्या हो रहा है, नर्व कंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में नर्व कंडक्शन हो रहा है, नर्व कंडक्शन। तो एपिलेप्सी के केसेस में क्या होता है, ये नर्व कंडक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाइटेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो इस नर्व कंडक्शन के ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रोकने के लिए या फिर इस नर्व कंडक्शन को सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, वी विल बी रिक्वायरिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होगा हमको। और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है हमारे पास, पहले से गाबा। तो गाबा क्या करेगा, इस नर्व टू नर्व कंडक्शन को, इस
एक्सेसिव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को सप्रेस करेगा, और जिसकी वजह से हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे, एपिलेप्सी। तो अब आपको चेन समझ में आ रही है। अगर मैं इसको एक क्लियर तरह से समझाऊं कि विगाबैट्रिन ने किसको क्या करा, इसने इनहिबिट करा इरिवर्सिबली, किसको इनहिबिट करा, गाबा ट्रांस एमिनेज को, ठीक है, ट्रांस एमिनेज को, गाबा ट्रांस एमिनेज को इसने इनहिबिट कर दिया। तो हमारा विगाबैट्रिन क्या कर पा रहा है, गाबा की कंसंट्रेशन को बढ़ा पा रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि इसने इस एंजाइम को ही एक रिलीज को रोक दिया जो गाबा को ब्रेक डाउन कर रहा था। गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो नर्व से नर्व कंडक्शन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। और जब ये एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है डिक्रीज हो जाती हैं, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी कंट्रोल हो पा रही है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम किसको कंट्रोल कर पाएंगे, एपिलेप्सी को, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहा है किस तरह से एपिलेप्सी कंट्रोल हो रही है यहाँ पे। तो दैट इज वाई विगाबैट्रिन इज द दैट इज वाई जो ट्रांस एमिनेज है इसको टारगेट करना ही राइट आंसर है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे वापस आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशंस। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वेश्चन में दी गई हैं, एक तो एक्चुअल कंडीशन और दूसरा लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो अगर मैं जल्दी से ब्रीफ बताऊं आपको, तो फेज 1 ट्रायल जो होता है वो कुछ डजन ऑफ पीपल में करा जाता है, बहुत कम लोगों में करा जाता है, सम डजन एंड 10 to 12 पीपल। फेज 2 ट्रायल्स जो होते हैं वो कुछ 25 से 100 की पॉपुलेशन को लिया जाता है और उस पर कंडक्ट करे जाते हैं। फेज 3 ट्रायल्स जो होते हैं, फेज 3 दे आर कंडक्टेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, कुछ सम हंड्रेड्स ऑफ पॉपुलेशन। पर ये सारे टेस्ट जो है कहाँ पे हो रहे हैं, दे आर कंडक्टेड इन अ लिमिटेड स्फीयर, कहीं हॉस्पिटल्स में, कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स में। पर अगर हम बात करें एक्चुअल कंडीशन या फिर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, ये कब मिलता है, जब ड्रग हमारी मार्केट में रिलीज हो जाती है, जिसे हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहते हैं। तो जब फेज 4 ट्रायल होता है, जब ड्रग एफडीए अप्रूव हो जाती है, मार्केट में रिलीज हो जाती है, तब उसके बाद ये जो हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्माकोविजिलेंस, तो ये डेटा हमें किस ट्रायल के थ्रू मिलता है, फेज 4। तो इसका राइट आंसर क्या है, फेज 4 ऑन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्चुअल कंडीशंस, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अब्सॉर्ब्ड ओरली, ठीक है, एंड इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। तो पहली बात तो इसने यहाँ पे बहुत ही क्लियर बता दी कि वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है स्टिल। और दूसरा ये कहता है कि इसका कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है स्मूथ मसल्स पे, फिर भी ये इफेक्टिव है, येट इट इज इफेक्टिव इन एंटीजन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, इरिटेंट इंड्यूस्ड एस्थमा, दो ऑल एस्थमेटिक्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट पॉजिटिवली। सो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ड्रग है हमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन चारों में से कोई भी हो सकती है, वो ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, देन स्मूथ मसल्स पे भी वो डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रही, उसके बाद वो एंटीजन, मतलब किसी भी तरह से एस्थमा इंड्यूस हो रहा हो अगर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एस्थमा कैसे इंड्यूस हो सकता है, या तो आपको कोई एंटीजन से एलर्जी हो, वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया हो, या फिर आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया हो, एक्सेसिव पैल्पिटेशन होने लगे, ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है जिसकी वजह से, या फिर कोई इरिटेंट आपने कंज्यूम कर लिया हो या इनहेल कर लिया हो जिसकी वजह से आपको एस्थमा हो रहा है। और ये कह रहे हैं दे डू नॉट ऑल एस्थमेटिक रिस्पॉन्ड टू इट पॉजिटिवली। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। और रीजन क्यों है, अगर आप बाकी सारे ड्रग्स देखते हो, सैल्ब्यूटामॉल, मोंटेल्यूकास्ट, ब्यूटेलिन, ये सारे ड्रग्स क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड व्हाई। तो यहां पे हम लिख देते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एक्चुअली सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यूज होता है एस्थमेटिक्स के लिए, लेकिन कब होता है हमें ये देखना है। तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम, जो एस्थमेटिक्स होते हैं, एस्थमेटिक्स जो है, तो इनको एस्थमा अटैक से पहले, मतलब ये एस्थमेटिक्स हैं पर इस समय इनको एस्थमा अटैक नहीं है, नहीं आया हुआ है, ट्रिगर्ड नहीं है, तो अगर उससे पहले हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देंगे, देन व्हाट हैपेंस, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग और सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ, अगर आपने एक मेरा लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ब्रोंकियल अस्थमा इन सब के बारे में बहुत सारे टर्म्स पढ़े होंगे, तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते थे हमारी बॉडी में, राइट।
तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो ये इनके रिलीज को इनहिबिट करता है, राइट। तो ये डायरेक्टली स्मूथ मसल्स पे फंक्शन नहीं कर रहा। हमारा जो ड्रग है, मैं SC लिख देती हूँ या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, आप समझ जाइएगा। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स। जैसे जब भी कभी अस्थमा होता है तो मास्ट सेल्स रिलीज होने लगते हैं। इट इज इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामीन्स, इट इज इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। तो ये इन सब को कंट्रोल कर रहा है, इन सब की रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। और आपको पता है कि अगर जैसे ये ब्रोंकियल ट्रैक्ट है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं और यहाँ पे अगर हिस्टामीन या मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं तो ये किसको ट्रिगर करते हैं? दे ट्रिगर इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के साथ क्या होने लगता है? फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, एडिमा होने लगता है। और यहाँ पे जो पैसेज है, पैसेज ऑफ एयर नैरो हो जाता है, पैसेज ऑफ एयर बिकम्स नैरो, राइट। तो अगर हम पहले से ही ये ड्रग देकर रखेंगे किसी एस्थमेटिक को और उसके बाद उसकी बॉडी में वो एंटीजन एंटर करता है या वो इरिटेंट एंटर करता है, तब उसकी बॉडी ऑलरेडी इनहिबिट कर चुकी है इन रिलीजेस को। तो ये कंज्यूम करने के बाद भी उसकी बॉडी में मास्ट सेल्स, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज उतना नहीं होगा, नॉट इन दैट क्वांटिटी, और दे आर नॉट रिलीज और एस्थमेटिक अटैक विल बी सेव्ड, right? But if you are giving sodium chromoglycate to a person who is already suffering from asthmatic attack, अगर किसी को asthmatic attack आ चुका है, then this drug is of no use because ये smooth muscles को dilate नहीं करता. It is not dilating the smooth muscles. It is not इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। आपकी बॉडी में जब एंटीजन एंटर करा है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग को भी नहीं रोकता ये। और इसके बाद आफ्टर एस्थमा अटैक आ गया है, देन इट कैन नॉट कंट्रोल द रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स और हिस्टामीन्स। उसके बाद ये इनके रिलीज को नहीं रोक पाएगा बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन ट्रिगर्ड। तो ये ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं, देन इट कैन नॉट बी यूज। दैट इज व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एस्थमेटिक्स एंड ओनली यूजफुल अगर आप इसको एस्थमेटिक अटैक से पहले देंगे, मतलब प्रायर पहले देंगे, राइट। तो आई होप मैंने जस्टिफाई किया ये आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से हम। ओके, सो ये क्वेश्चन कहता है डेसमिथाइल डाइज़ेपैम इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ मोर देन 40 आवर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब इनमें से सारी ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो डेसमिथाइल डाइज़ेपैम मेटाबोलाइट को नहीं बनाती है? तो पहले मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ आपको। इसका राइट आंसर है फ्लूराजिपैम। तो लेट्स नो व्हाई। तो इसके दो तो ड्रग्स जो पहले ही माइनस हो जाते हैं हमारे आंसर में से, वो है डाइज़ेपैम और क्लोराजिपैम, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली डेसमिथाइल डाइज़ेपैम बनाते हैं मेटाबोलाइज होने पे। जैसे ही आप डाइज़ेपैम कंज्यूम करेंगे, जैसे ही आप क्लोराजिपैम कंज्यूम करेंगे, वो आपकी बॉडी में जाते ही क्या बना देगा? डेसमिथाइल डाइज़ेपैम। यहां पे जो स्टोरी है क्लोर डाइज़िपॉक्साइड की, तो क्लोर डाइज़िपॉक्साइड जो ड्रग है, ये अपना पहला मेटाबोलाइट बनाता है डेसमिथाइल क्लोर डाइज़िपॉक्साइड। इसका पहला मेटाबोलाइट है डेसमिथाइल क्लोर डाइज़िपॉक्साइड। बट डेसमिथाइल क्लोर डाइज़िपॉक्साइड बनने के बाद, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ये डेसमिथाइल डाइज़ेपैम। तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है फ्लूराजिपैम, क्योंकि फ्लूराजिपैम का जो मेटाबोलाइट है वो है एन एल्काइल फ्लूराजिपैम। ओके, पार्डन मी, एंड डेस एल्काइल फ्लूराजिपैम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट वन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। और क्यों करा था? क्योंकि इसमें बहुत सारे नए टर्म्स हैं। नए मतलब अगर हम इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ब्रैडीकार्डिया, आइनोट्रोपी, एडिमा, कार्डियक आउटपुट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजाइना, एवी नोडल ब्लॉक, ये सारी चीजें क्या होती हैं। सो फॉर दैट यू कैन चेक आउट माई अदर लेक्चर विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दिस वन। तो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज विरापेमिल। व्हाई? क्योंकि ये सारे ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और ऑल ऑफ देम आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बट उसमें पूछा गया है कि विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ सिक साइनस सिंड्रोम।
तो विरापमिल को 6 साइनस सिंड्रोम में नहीं लिया जाता है। विरापमिल एक इरिवर्सिबल डिप्रेशन कॉज करता है, इरिवर्सिबल डिप्रेशन कॉज कर रहा है हार्ट रेट में, इन द कंडक्शन एंड इन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और ये वेसोडाइलेशन भी कर रहा है। पर 6 साइनस सिंड्रोम जिन पेशेंट्स को है वो ऑलरेडी एरिथमिया फेस कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एरिथमिया, इम्प्रॉपर हार्ट बीट। तो इन पेशेंट्स को अगर आप इरिवर्सिबल डिप्रेशन देंगे तो इनके लिए फेटल भी हो सकता है। दैट इज व्हाई विरापमिल इज contraindicated in those patients. So this is all from my side. We have discussed 5 questions from this was from GPAT 2021 और और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो ऐसा करिए कि आप यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन व्हाट क्वेश्चंस यू वांट मी टू सॉल्व, कौन सी ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और व्हाट यू वांट मी टू टॉक अबाउट GPAT बिकॉज द एग्जाम इज वेरी नियर नाउ। सो do like, share and subscribe, follow us on all social media platforms. We are on LinkedIn, Instagram, Facebook and obviously YouTube. So then share all the topics you want me to cover up in the next lectures. हम lectures भी cover करेंगे और हम questions भी solve करते जाएंगे because of your approaching examinations. All the best.